हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है साथियों। साथियों, हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास हम उन सब के लिए पढ़ेंगे, नेट के लिए, सेट के लिए और स्कूल लेक्चरर, जो भी मतलब यहाँ कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए काम आएगी। और इतिहास को हम देखते हैं साथियों, तो इतिहास क्या होता है? इतिहास की परिभाषा के रूप में हम देखें तो इतिहास होता क्या है? पहले तो क्योंकि इतिहास सभी जानते हैं कि इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली इतिहास? तो इतिहास में साथियों, अतीत की घटनाओं को, जो घटनाएं अतीत में यानी कि पहले ही घट चुकी है, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से, एक तरीके से उनका डेटा एनालिसिस करके वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब तुलना करके उसको देखा जाता है, तो उसी को इतिहास कहा जाता है। यानी कि इतिहास वह है जो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से साइंटिफिक तरीके से जो वर्णन किया जाता है, वही इतिहास होता है। साथियों, आप देख रहे होंगे इतिहास, हम इतिहास को वर्ल्ड के लेवल पर और भारतीय संदर्भ में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे पास भारतीय इतिहास और एक होता है विश्व का इतिहास। पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास में, और भारतीय इतिहास में क्या होता है, भारत के राजा महाराजा हूं, यहाँ पे आक्रमणकारी हुए थे, उनका भी इतिहास देखना पड़ता है, अंग्रेज आए थे, उनका भी इतिहास पूरा देखना पड़ता है। यानी कि प्राचीन काल से लेकर के इसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला काल आ जाता है प्राचीन काल, दूसरा काल आ जाता है मध्यकाल और तीसरा काल आ जाता है आधुनिक काल। और एक और काल आता है यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद का काल, जिसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट जो भारत में हुए हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। साथ ही हम देखते हैं, एक्चुअली हम बहुत बार समझते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, इनका विभाजन कैसे किया गया है। इनको हम मानते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं कि मध्यकाल होता है, हम पढ़ते हैं कि आधुनिक काल होता है, लेकिन इनका विभाजन क्या होता है? साथियों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जब प्राचीन भारतीय इतिहास जब देख रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम इसमें पढ़ते हैं भारतीय शासकों का इतिहास। इसमें हम पढ़ते हैं भारतीय शासकों का इतिहास, यानी कि प्राचीन काल में जो भारतीय राजा थे उनका इतिहास पढ़ा जाता है। और प्राचीन भारतीय राजाओं का जो इतिहास होता था, उनकी राजनीति, उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज, और इसमें आ जाएगा समाज। इन सभी बिंदुओं को हम प्राचीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। और इन्होंने जो उस टाइम पे, जब जैसे देखते हैं प्राचीन भारतीय डायनेस्टी में एक मुख्य डायनेस्टी आ जाती है मौर्य काल। तो मौर्य काल को जब हम देखते हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे क्लासेस में, अभी मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली जैसे प्राचीन भारत में एक डायनेस्टी आती है मौर्य काल, तो मौर्य काल के जब हम उनके एक विभाग के रूप में पढ़ते हैं, कोई भी एक विभाग हो जाता है तो उस विभाग का प्रॉपर नाम होता है। समाज में भी जब संस्था गठित होती है, जैसे सार्थवाह होता था, सहार्थ होता था, नगर श्रेष्ठ, इस तरह के शब्द होते हैं कुछ, और उन शब्दों के आधार पर इनका नाम जाना जाता है। जैसे तो उनका समाज हो जाता है। अर्थव्यवस्था में उनका जो व्यापार होता था, किन किन से व्यापार, तत्कालीन विश्व के जितने साम्राज्य थे उनके साथ उनका व्यापार होता था। भारत में क्या पैदा होता है और वहां पर क्या पैदा नहीं होता है, इनकी उनका निर्यात और आयात, इन सब के ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। प्राचीन काल के संदर्भ की बात है नहीं। इसी प्रकार भारत की क्या संस्कृति थी, भारत के जो प्राचीन काल में यहाँ के महाकाव्य थे, यहाँ के जैसे रामायण महाभारत आ जाती है, यहाँ के जो ऋग्वेद यानी कि वेद थे, उन सभी चीजों को हम देख पाते हैं कि यहाँ की संस्कृति की, जो भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान यहाँ की धार्मिक ग्रंथों का भी रहा है। और धार्मिक ग्रंथों में भारतीय संस्कृति पूरी तरीके से झलकती है, इसीलिए उनका अध्ययन किया जाता है प्राचीन काल में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा जाता है तो उसको प्राचीन भारतीय राजाओं का इतिहास कहा जाता है। और इसमें इनकी राजनीति भी होती है। जैसे हम देख पाते हैं वैदिक काल में राजा एक नहीं होता था, राजा शासन नहीं करता था, बल्कि जनता ही शासन करती थी एक तरीके से, क्योंकि वहां पे कबीला होता था, वहां पे सेना के लिए युद्ध नहीं होता था, वहां पे युद्ध होता था गायों के लिए, यानी कि गायों को ही आयात निर्यात में भी बहुत बार यूज किया जाता है, यानी कि वस्तु विनिमय का एक साधन भी हुआ करती थी।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजाओं का जो इतिहास होता था उसको प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपरा है, जिनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उन सबको हम प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं और इसको कहा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास। इस प्रकार से देखते साथियों, एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हम देख पाते हैं वो मध्यकाल में होता है। और मध्यकाल का जो घटनाक्रम हम देखते हैं वो होगा भारत में पहली बार मुस्लिम अराइवल। भारत में पहली बार मुस्लिम जो आक्रमणकारी के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मुस्लिम आए थे तो आक्रमणकारियों के रूप में आए थे। तो भारत में यानी कि 712 ईस्वी का समय एक महत्वपूर्ण समय रहता है भारत के संदर्भ में। और यहाँ पे पहली बार यानी कि 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रमण होता है। और जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों में यानी कभी कभी शब्द यूज किया जाता है अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी। तो अरब थे, अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर पहली बार। और वो आक्रमण कहाँ किया था? ये किया था सिंध में, है ना। तो इन्होंने जब भारत में पहली बार आक्रमण किया, सिंध में किया था। तो जैसे ही भारत में मुस्लिमों का आगमन शुरू होता है तो भारतीय राजाओं पर जैसे आक्रमण होगा, क्योंकि उनकी संस्कृति, आप जानते हैं कि जो दो नदियां मिलती है, आप जानते हैं कि जब एक नदी यहां से आ रही है, ये है ना, और एक नदी इधर से आ रही है, तो जैसे, क्योंकि एक नदी का पानी थोड़ा सा खारा है और एक का थोड़ा मीठा है, तो जैसे दो नदियां मिलकर निकल जाएगी तो उन दोनों के बीच में जब जो समायोजन होगा उसको एक तरीके से संक्रमण भी कहा जाता है। उसमें कुछ नया परिवर्तन होगा। हो सकता है जो पौधे यहाँ पर उग रहे थे वो मिक्स होने की वजह से कुछ खत्म हो जाएंगे। और एक और चीज होती है कि कुछ नए भी उग सकते हैं। जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, गंगा नदी का जो पानी है वो इतना पवित्र होता है, शुद्ध होता है कि मतलब खराब नहीं होता है, वर्षों रखा रह जाता है। लेकिन भारत में और भी तो नदियां हैं ना, जैसे यमुना नदी आ गई, भारत की अनेक नदियां हैं, है ना, उनमें भी पानी रखा रहता है लेकिन वो खराब हो जाता है। तो जब, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे गंगा नदी मैदानों में प्रवेश नहीं करती है तो उसका ऊपर का जो हिस्सा है वहां से पानी एकदम प्योर माना जाता है। जैसे इधर कानपुर की तरफ आते हैं, हरिद्वार के बाद नीचे आने लगते हैं तो वहां से उसका पानी हालांकि पवित्र तो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें कीटाणु, कुछ नदियों का मिक्सअप हो जाता है, कुछ कारखानों का मिक्सअप हो जाता है, तो वो जल जो है एक तरीके से अशुद्ध हो जाता है। उसी तरीके से भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं, कब होते हैं? 712 ईस्वी में। तब जब दो नदियां मिल जाती है, उसी तरीके से दो संस्कृतियों का जब मिलन हो रहा है तो कुछ शुद्ध होता है, कुछ अशुद्ध होता है। इनकी कुछ संस्कृतियां, परंपरा हैं, इनकी अर्थव्यवस्था है, इनकी राजनीतिक संस्कृतियां, जो भी इनका ये रहता है एक तरीके के शासन के तौर तरीके भी, उन सब में मिलन होता है। और जो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं अरब आक्रमणकारी, फिर तुर्की होते हैं कुछ, है ना, तुर्क भी होते हैं ना, अरबी थे, ये तुर्क है, जैसे दिल्ली सल्तनत। फिर इसमें आ जाएगा एक तो दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। और इसी टाइम पे एक आ जाएगा मुगल काल। तो जो मध्यकाल भारतीय इतिहास है, आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसमें एक तरीके से मुस्लिम इतिहास को पढ़ा जाता है। इनका जो अराइवल भारत में होता है, भारतीय राजाओं पर जब शासन करते हैं, भारत पर ये जो शासन करते हैं, इनकी शासन की पद्धतियां क्या होती है, उनका आधार क्या होता है और इनकी भाषाएं क्या होती है, किस तरीके से भारतीय समाज, संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, कल्चर किसको किस प्रकार किस तरीके से प्रभावित कर देते हैं, उन सबको इसमें मुगल काल को और दिल्ली सल्तनत को, सभी को हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। तो साथियों, एक चीज तो हमने देखी है कि जब भी जो भी राजा आए थे भारत में पहले, वो क्या थे, इधर आक्रमणकारी, जैसे मौर्य काल के टाइम पे सिकंदर आता है, जो भी आता है, तो वो भारत में इतना नुकसान नहीं होता है। जैसे मुगल काल में भी मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो भारत में इतना नुकसान नहीं होता है, बल्कि संस्कृतियों का समायोजन होता है एक तरीके से। लेकिन अब हम देख पाते हैं साथियों, लेकिन एक टाइम आता है भारत में जो बहुत ही बड़ा एक तरीके से उथल पुथल का काल रहता है, और उथल पुथल वाला टाइम भी माना जाता है 1498 में। ये जो टाइम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। 1498 में भारत में पहली बार यूरोपियंस आने शुरू होते हैं, और 1600 ईस्वी का जो टाइम है, यहाँ पर जो है यूरोपियन जो है व्यापारियों के रूप में आते हैं, और इनका प्रभाव ज्यादा होता है इस टाइम पे। इनका जो प्रभाव होता है 1600 ईस्वी के बाद में ज्यादा होता है। तो
जो यूरोपियंस था, इन्होंने भारतीय समाज संस्कृति में तो परिवर्तन किया ही किया, लेकिन इन्होंने क्या परिवर्तन किया, इन्होंने सिविल सर्विस, उस समय तक तो भारत में ये जानते ही नहीं थे ना नागरिक सेवा क्या होती है, तो एक तो सिविल सर्विस बड़ा परिवर्तन किया। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली जिसको कहा जाता है विभागीय प्रणाली, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। पोर्टफोलियो सिस्टम, सिविल सर्विसेज हो गई, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गई। एक आ जाता है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और वो आता है आर्थिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो भूमि बंदोबस्त, वो आता है भूमि बंदोबस्त। और भूमि बंदोबस्त के तहत ये 3 प्रकार की भूमि प्रणालियां शुरू कर देते हैं साथियों। और जिसमें आ जाता है, पहला आ जाता है स्थायी भूमि बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, स्थायी भूमि बंदोबस्त। फिर आता है रैयतवाड़ी, रैयत मतलब किसान, किसानों से सीधा संपर्क किया जाता है इसमें। फिर क्या आता है, रैयत के बाद में स्थायी आ जाता है। स्थायी जो पहले तो 10 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके आगे जो टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर आता है रैयतवाड़ी, यानी कि सीधे किसान से संपर्क किया जाता है, यानी कि जो लगान वसूल की जाती है उसके लिए। फिर देखते हैं हम आगे वाली में महलवाड़ी, इसमें आता है महलवाड़ी। और महल क्या होता है, एक गांव के रूप में शब्द, जो महल शब्द है एक गांव के लिए शब्द किया जाए, यानी कि एक पूरा गांव मिलकर के जो है अंग्रेजों को कर दिया जाता था, उसको महलवाड़ी कर, यानी कि 3 प्रकार की भूमि बंदोबस्त थी जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और भूमि बंदोबस्त। तो इन सब आर्थिक रूप से बड़े परिवर्तन होते हैं, सामाजिक रूप से भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक शिक्षा प्रणाली का विकास होता है, जो भारत में अब तक धर्म ग्रंथों को ही पढ़ रहे थे, यानी कि साइंटिफिक एजुकेशन का इतना विकास नहीं हुआ था, तो साइंटिफिक एजुकेशन का विकास होता है, इंग्लिश एजुकेशन का प्रभाव आने लगता है, और भारतीय धर्म ग्रंथों में जैसे कुछ कमियां थी उनका भी विकास होने लगता है। तो साथियों, हमने क्या देखा है, एक काल विभाजन के रूप में, क्यों इसको आधुनिक काल कहा जाता है, क्यों इसको जो मध्यकाल कहा जाता है, तो हमने प्राचीन काल को देखा, मध्यकाल को देखा, और आधुनिक भारतीय इतिहास को भी समझा, इसलिए इसको आधुनिक भारतीय इतिहास कहा जाता है साथियों, है ना। इसमें हम और भी आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ में हम समझ रहे हैं, इसके बाद में हम देखते हैं आगे। तो ये हो गया भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम हमेशा पढ़ते हैं, जिनमें पहला आता है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और फिर आ जाता है आधुनिक भारतीय इतिहास। अब पहला हम देखेंगे साथियों, भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या होता है ना। भारतीय राजाओं का इतिहास था। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या था, भारतीय राजाओं का इतिहास। अब भारतीय राजाओं के इस इतिहास में आने से पहले एक शब्द आता है साथियों, हम देखते हैं बीसी। एक शब्द आपने सुना होगा, एक आता है एडी, ठीक है, ये इंग्लिश के शब्द है। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का जो घटनाक्रम होता है उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। और एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी कि ईसवी सन, ठीक है। इसके बिना हम इतिहास में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इन दोनों के बिना इतिहास में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीसी यानी कि ईसा पूर्व से जो भी, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में तो पूरा हम बीसी में ही पढ़ते हैं लगभग। तो पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास में जो घटनाक्रम होता है, जैसे हमने देखा होगा कि मौर्य काल की, जैसे मौर्य काल लेते हैं एक उदाहरण के रूप में, तो मौर्य काल में जैसे शासन स्थापित होता है, कब तक होता है, जैसे 322 ईस्वी तो नहीं पढ़ेंगे, ईस्वी पूर्व पढ़ेंगे ना, ईसा पूर्व, एक्चुअली ईसा पूर्व पढ़ेंगे, ईसा पूर्व। तो जो ईसा पूर्व होगा, ये आप आज कंपैरिजन करके देखिए कि 2003
एक तो आ जाता है 322 ईसा पूर्व, और एक आता है अभी 2023। इन दोनों में कितना डिफरेंस। एक बार नेट में 2015 के नेट में क्वेश्चन आया था कि जो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कुछ टाइम दिया हुआ था, उन्होंने 150 ईस्वी कुछ ऐसा था, ईसा पूर्व कुछ, तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चनों को समझने के लिए, जो प्रश्नों को समझने के लिए भी, इतिहास के घटनाक्रम को समझने के लिए भी, ये दोनों जो डेट्स है बीसी और एडी, ये इनका पता होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं इसको एक तरीके से, इसको एप्लीकेशन करके देखते हैं इसका। एक मैं टाइमलाइन देता हूं आपको कि जैसे ये टाइमलाइन है, ठीक है। इसमें यहां से जो मेन जगह है इसको, क्योंकि ईसा मसीह थे, इनका जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था, तो ये जो बीच में जो टाइमलाइन है यहां से ईसा पूर्व मान लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग का। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं उनको देखेंगे, -1 2 3 इस तरीके से चलेगा। इधर प्लस में चलेगा क्योंकि पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्लस में होगी ऑब्वियसली, और इधर जो माइनस में आएगी, है ना, 1 2 3 जो जितना भी होगा वो, तो 1 2 3 जितना भी है, ये एक टाइमलाइन अपने पास है। अब साथियों में एक आपको एक डेटा देता हूं, जैसे कुछ मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। मैं इसी टाइम को लेता हूं 322 23 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हम आज कहां पर हैं, हम आज 2023 में हैं, ठीक है। और इधर हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। ये जो 323 ईसा पूर्व है, कितने समय पहले की बात है। तो आज से ईसा पूर्व का, और यहां से कितने साल हो गए इसको, 2023 तो हो ही गए ना, 2023 तो ये है। इसमें फिर करते हैं 1 2, यानी कि पहली शताब्दी, तो पहली शताब्दी पर यहां पे देखते हैं इसको 323, ठीक है, ईसा पूर्व। तो अब टाइम देखते हैं कि कितना टाइम हुआ होगा। तो 2023 प्लस 323 ईस्वी, जब जैसे ही प्लस करेंगे 6 4 3 और 2, यानी कि जो बात हो रही है ना, ये जो बात हो रही है, जो मौर्य साम्राज्य एक तरीके से 323 ईस्वी पूर्व में स्थापित होता है, उस टाइम पे जो होता है, आज से कितने साल पहले की बात हो रही है, 346 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है ना, ईसा पूर्व पहले की बात है। इसी तरीके से ये तो हमने देख दिया ऐसे कि कितने पहले की बात है। अब देखते हैं इसी में 323 ईस्वी की हमने क्या देखा, यहां पे हमने यहां पे देखा बीसी, है ना। अब हम देखते हैं एडी, एडी देखते हैं। एडी मतलब ईस्वी सन। तो 2023 तो था ही, 2023 था। अब यहां पे 323 ईस्वी देखेंगे, है ना, 323 ईस्वी यहां से देख लेंगे। तो 2023, क्योंकि यहां तो पहला है, तो पहली, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, यानी कि 3 शताब्दियां तो माइनस वैसे हो जाएगी, और उसमें से भी 23 जो है वो घटा लेंगे, यानी कि 2023 माइनस 323 ये कर देंगे। यहां पे क्या था, यहां पे प्लस था, ये चीज देखते जाना। यहां पे क्या होगा, यहां माइनस होगा। तो इसमें माइनस करने के बाद में देखेंगे 0 0 और 20 में से 3, यानी कि 1700। यानी जो बात हो रही है, ये कितने पहले की बात हो रही है, ये 1700 ईस्वी की, ईस्वी सन की बात हो रही है ना। तो इसमें बीसी और एडी में यही डिफरेंस है जो हम यहां पे देख पाएंगे। जो जब हम बीसी की बात करेंगे तो वहां पर प्लस होगा, जब बीसी की बात करेंगे तो वहां पे प्लस होगा, और जब एडी की बात करेंगे वहां पर माइनस होगा। ये दोनों बहुत जरूरी है साथियों, और इनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इतिहास के घटनाक्रमों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें एडी और बीसी को समझना बहुत जरूरी है। अब साथियों, ये तो हमने थोड़ा घटनाक्रम देखा है। अब देखते हैं हम हमारे प्यारे भारत देश को,
भारत क्यों कहा जाता है, जिसका विस्तार हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या फिर और भी इससे बेहतर शब्दों में बोलूं तो कश्मीर से, और भी बेहतर शब्दों से बोलूं तो कश्मीर से अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जो हमारा प्यारा भारत देश है, इसका जो विस्तार है, इसको आज जो हम पढ़ते हैं भारत, भारत पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, भारत पढ़ते हैं। जब पढ़ भी इतिहास भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, हम भारतीय इतिहास ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो भारत पढ़ रहे हैं हम। कभी हम शब्द सुनते हैं एक इंडिया, एक इंडिया शब्द भी होता है, ठीक है, भारत होता है, इंडिया होता है, और हिंदुस्तान शब्द भी आपने सुना होगा। ज्यादातर ये तीन शब्द बहुत प्रचलन में आज भी है, पहले भी थे। तो साथियों, इन तीनों के बारे में हम जाने, जो हम आज प्यारा भारत देश है, इसका जो इतना बड़ा विस्तार है, इसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, इवन की म्यांमार का कुछ हिस्सा भी शामिल था, तिब्बत का भी कुछ हिस्सा शामिल था। तो उन सब चीजों को जब देखते हैं हम, तो भारत में स्टार्टिंग में जब देखें तो इसका नामकरण के बारे में देखेंगे कि नामकरण कैसे होता है भारत। तो साथियों, हम हर कोई जानता है कि महाभारत, रामायण, महाकाव्य जो है, रामायण, पुराण, ये सब भारत के महाकाव्य। तो पुराणों में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, पुराणों में पहली बार भारतवर्ष शब्द का पहली बार प्रयोग होता है ना। और कहां होता है, पुराणों में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतवर्ष शब्द का पहली बार प्रयोग होता है वो कहां पर होता है, वो होता है पुराणों में और महाकाव्य में, स्पेसिफिकली पुराणों में। तो अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि भारतवर्ष जो था, यो क्यों कहा जाता है कि साथियों, एक कभी कबीला भी होता है, कभी राजा का भी नाम लिया जाता है। भरत नाम से एक कबीला था, या राजा भी कह सकते हैं। उस राजा के नाम से एवं उस कबीले के नाम से जो पूरा क्षेत्र था, कश्मीर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक का जो पूरा क्षेत्र था, इसको क्या जाता था, भरत का क्षेत्र, यानी कि भरत का क्षेत्र या भरत का देश। तो ये जो पूरा देश था, इसको क्या कहते हैं कि राजा शासन कर रहा था या कबीला शासन कर रहा था, तो वो जिस भी क्षेत्र में पूरे में शासन कर रहा था, तो उसको क्या कहा जाता था, भरत का देश या भरत का क्षेत्र कहा जाता है। और धीरे धीरे वहां पे जो निवास करने वाले थे, जैसे हम लोग यहाँ पे जो जनता निवास करती थी, उनको क्या कहा जाता, भारतीय कहा जाता था, या फिर भरत की संतान, उनको क्या कहा जाता था, भारतीय या भरत की संतान। और उसी से, भरत से, इसी भरत नाम के कबीले या भरत नाम के राजा के नाम से भारत, हमारा प्यारा भारत जो देश है, इसका नामकरण होता है। तो साथियों, आपके लिए समझ में आ गया होगा कि भारतवर्ष को भारत कैसे कहा जाता है। आज के संदर्भ में भी देखें तो पुराणों में पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था, और जब किया गया था तो किनके नाम पर, एक भरत नाम के कबीले के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, और वहां के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, भरत की संतान। अब देखते हैं दोस्तों, एक और शब्द है इंडिया। एक शब्द आता है इंडिया, और इंडिया, एक आपसे ही अगर मैं पूछूं तो इंडिया शब्द आपको क्या लगता है, अंग्रेजी का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है इंडिया? बहुत बार सभी सुनते हैं इंडिया, जब भी पढ़ते हैं तो इंडिया को, इंडिया शब्द की बात कर रहा हूं, नॉट इंडिया, नॉट इंडिया, इस इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इस इंडिया को आज जो इंडिया कहा जाता है, आपने भारत का जब आप मैप देखते हैं, ऊपर का ये जो हिस्सा होता है भारत का, यहां से इधर वाला जो हिस्सा है यहां तक, ये एक देश है ग्रीस या फिर यूनान। ये लोग भारत में आए व्यापार करने, आक्रमणकारी के रूप में भी, और यहां से भारत से एक नदी बहती है,
और उस नदी का नाम है सिंधु। उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी है। तो इन लोगों का जो उच्चारण होता है, जैसे हम बहुत बार पढ़ते हैं शब्दों को, राजस्थानी में जैसे होता है शब्द तो होता है पानी, और हम बहुत बार कहते हैं पानी है यार, पानी है, पानी पीना है मेरे को, पानी पी लूं मैं तो, है ना। उस तरीके से जो शब्दों का उच्चारण होता है, वहां से उन्होंने जैसे ग्रीस आए थे तो इस क्षेत्र में जैसे आक्रमण के रूप में आए या आक्रमणकारी के रूप में आए, तो इसको क्या कहते थे? ये सिंधु शब्द नाम से ही क्या कहते थे? हिंदू। स को ह में कर देते हैं, है ना। तो इंदु इंदु करके ये इंडस नदी भी, क्योंकि इस नदी को, सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है, ये भी पता है आपको, है ना। इंडस भी कहा जाता है। तो जो इंडस नाम भी दिया गया है वो यूनानियों द्वारा दिया गया है, और ये जो हिंदू शब्द भी आ जाता है वो एक तरीके से इससे जुड़ा हुआ आ जाता है। तो इंडस 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 नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ इसके कह सकते हैं इंडस नदी के जो पूर्व भाग है, उस पूरे देश को क्या कहा जाता है? उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। तो भारत का जो वर्तमान में जो इंडिया शब्द इतने बड़े प्रचलन में, इतने बड़े रूप में, वो किन्होंने दिया था? इंडिया शब्द जो दिया था वह यूनानियों ने दिया था। यूनानी जो शासक थे या आक्रमणकारी कह सकते हैं, और यूनानी कुछ इतिहासकार भी थे, उन्होंने जब बोलचाल की भाषा में उनसे सिंधु नदी को जब वह उच्चारण से का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो वहां से इंडस आ जाता है, और इंडस के जो पूर्व का भाग था वह हिंदू यानी कि इंडिया, यहां से शब्द निकल के आ जाता है इंडिया। तो इंडिया शब्द का पहली बार जब प्रयोग किया जाता है वो यूनानियों के द्वारा किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों, कि भारत वर्ष का जो भारत शब्द है पहली बार, इसका प्रयोग कहां पर हुआ है? पुराणों में हुआ है ना। फिर आता है कि जो इंडिया है, इसको इंडिया किन्होंने नाम दिया था? तो इंडिया जो नाम दिया था वो यूनानियों ने नाम दिया था। अब एक और शब्द आ गया साथियों, वो हिंदुस्तान, जिसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, इसी तरीके की कहानी है। और हिंदुस्तान, क्योंकि जहां पे जो लोग निवास करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, हम खुद भी एक कभी कभी कॉलोनियों के नाम भी उसी तरीके से रख देते हैं, जब वहां पर कोई स्पेसिफिक लोग रहते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक रहते हैं तो हम कह सकते हैं, जैसे एक तरीके से भारत राजस्थान है, भारत में क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है राजपूताना। राजपूताना भी कहा जाता था। और राजपूताना क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, शासक थे, काफी वीर योद्धा थे, लड़ाई करते थे, घबराते नहीं थे, तो राजपूताना थे। मतलब यहाँ का जब जैसे ही राजस्थान का नाम आता है, अपने आप ही रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं एक तरीके से। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कि यार ये राजस्थान वाला राजस्थान है, एक थोड़ी राजपूतों का क्षेत्र है, काफी यहाँ के जो लोग हैं योद्धा थे, मतलब लीडर लोग हैं, काफी बलशाली होते हैं। इसी सब से एक शब्द से राजस्थान का एक परिचय हो जाता है साथियों। इसी तरीके से हिंदुस्तान में का जब परिचय होता है, तो हिंदुस्तान एक शब्द है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का पहली बार प्रयोग किसने किया था? हिंदुस्तान का भी पहली बार प्रयोग किसने किया था? मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। तो जो हिंदुस्तान जो शब्द कहा गया है, यह मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को जो हिंदुस्तान शब्द दिया है। या फिर ये एक और चीज कह सकते हैं, मुस्लिमों की जगह यहाँ पे अरबी भी कह सकते हैं, अरब इतिहासकार, वो एक ही बात है, अरब इतिहासकार, क्योंकि सबसे पहले अरब इतिहासकार ही आने लगे थे भारत में। वो लोग जो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते थे, ज्यादातर हिंदुओं का देश है ये, तो इसको हिंदुस्तान, क्योंकि स्थान किनका है? हिंदुओं का। हिंदुस्तान किसका है? हिंदुओं का है। तो हिंदू, और स्थान किनका है? हिंदुओं का, तो हिंदुस्तान हो गया है ना, हिंदुस्तान। तो इस तरीके से भारतवर्ष पुराणों में मिलता है, और फिर मिलता है इंडिया, इंडस यानी कि यूनानी द्वारा दिया गया। और हिंदुस्तान जो शब्द है, हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है भारत का, वो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। तो साथियों, हमने एक भारत का जो भारतीय इतिहास है उसका कुछ एक मेजर पार्ट पढ़ा है, और मेजर पार्ट में हमने उसका नामकरण देखा है, इतिहास को जाना है कि इतिहास एक्चुअली क्या है, इतिहास को कैसे बांटा गया है, विभाजन कैसे किया गया है, और कुछ घटनाक्रम के बारे में हमने जानकारी की है कि कौन कौन से घटनाक्रमों के माध्यम से इनको विभाजन किया जाता है। तो साथियों,
नामकरण में तीनों महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बीसी और एडी को पढ़ा, वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।